हेलो फ्रेंड। तो फिर से एक बार हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं डीपीपी नंबर 20 और डीपीपी नंबर 6 एडवांस की डीपीपी है। कैसे अटेम्प्ट करनी है अगर आपको जानना है तो आप डीपीपी नंबर 1 देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, जे एडवांस प्रिपरेशन के लिए है और बहुत ही अच्छी डीपीपी है। ओके, तो ओके, मैं डीपीपी 6 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 24 तक डिस्कस कर चुका हूँ और डीपीपी नंबर 6 मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए 6 करो क्वेश्चन नंबर 20। मैं क्वेश्चन नंबर 25 से डिस्कस करने जा रहा हूँ क्योंकि 1 से लेकर 24 तक डिस्कस कर चुका हूँ और अब 25 से। ओके, ठीक है, तो मैं स्क्रीन शेयर करूँगा, आप देखिएगा। ठीक है, ओके, तो ये है क्वेश्चन नंबर 25, आपको दिख रहा होगा। चलिए रीड करते हैं इसको। 25 में क्या है कि यूनिफॉर्म रॉड ऑफ मास 200 gram and length 1 meter is initially at rest in vertical positions. Vertical position पे है। The rod is hinged at center such that it can rotate freely. It can rotate freely without friction about axis horizontal passing through its center. The two particles of mass इतना kg each having horizontal velocity of equal to u बराबर 6 strike the rod at the top and bottom simultaneously as shown in the figure and stick to the rod. Find the angular speed of the rod when it becomes horizontal. इस तरीके से रॉड है, एक पार्टिकल इधर से टकरा रहा है और एक पार्टिकल इधर से टकरा रहा है, दोनों टकरा के स्टिक करके उसके बाद रॉड ऐसे घूमेगा। कह रहा है जब रॉड हॉरिजॉन्टल होता है तो इसकी एंगुलर वेलोसिटी बताइए। क्या करेंगे, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। फर्स्ट कोलिजन हो रहा है तो कोलिजन कॉन्सेप्ट लगाएंगे, उसके बाद एंगुलर वेलोसिटी निकालेंगे उस स्टैंड पे, उसके बाद एनर्जी कंजर्वेशन की सहायता से ये वाली एंगुलर वेलोसिटी निकाल लेंगे। ठीक है, एक बार फिर क्वेश्चन रीड कर लिया जाए। This becomes horizontal. Okay. क्वेश्चन नंबर 25 स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, व्हाइट बोर्ड पे 25 में एक रॉड ऐसे बना लीजिए, एक पार्टिकल यहाँ पे स्ट्राइक कर रहा है, एक पार्टिकल यहाँ से स्ट्राइक कर रहा है। दोनों पार्टिकल की स्पीड सेम है, मास सेम, स्पीड यू, एक्सिस है और इसका जो मास है द टू पार्टिकल ऑफ मास 100 ग्राम और रॉड का मास 200 ग्राम है। इसका मतलब है कि इसका जो मास होगा रॉड का वो ट्वाइस है और लेंथ इज एल के टर्म में आंसर बता देंगे। चलिए सबसे पहले लगाएंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन। इस स्टैंड पे जब इसे टकराएगा तो ये इनिशियल कंडीशन है और फाइनल कंडीशन टक्कर के जस्ट बाद पार्टिकल्स यहाँ पे स्टिक करेगा, ये पार्टिकल यहाँ पे स्टिक करेगा और एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा आ जाएगी। यूज करेंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन इस एक्सिस के अबाउट, तो इस पार्टिकल का मोमेंटम क्या आएगा एम यू इंटू ये दूरी एल बाई टू एम वी इंटू आर परपेंडिकुलर, और इस पार्टिकल एंगुलर मोमेंटम इस एक्सिस के अबाउट जितना आएगा इस पार्टिकल का भी तो इसके अबाउट उतना ही आएगा, तो ट्वाइस कर देंगे। रॉड का 0 क्योंकि रॉड रेस्ट में। दिस इज द इनिशियल एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन फाइनल मोमेंटम सीधा आई ओमेगा से निकालना, सीधा आई ओमेगा, क्योंकि ये स्टिक कर गया ये भी स्टिक कर गया तो पूरी बॉडी रिजिड बन गई है। जब पूरी बॉडी रिजिड बन गई है तो सीधा आई ओमेगा लिखो, तो आई रॉड का आई क्या आएगा एम एल स्क्वायर बाई 12, तो एम के जगह पे 2m है उसका मास एम एल स्क्वायर बाई 12 रॉड का हो गया, प्लस इस पार्टिकल का मोमेंटम है इसके अबाउट m इंटू एल बाई 2 का होल स्क्वायर एम आर स्क्वायर, और दो पार्टिकल्स हैं इसका भी वही आएगा इंटू ओमेगा। बस इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तुम्हारा आंसर आ जाएगा।
इसको सिंप्लीफाई करते ही आपका आंसर आ जाएगा। और क्वेश्चन लेकिन पूछा है कि जब ये हॉरिजॉन्टल होगा तब बताइए, तो भी यही रहेगा, इसलिए क्योंकि जब ये रॉड हॉरिजॉन्टल होगा ना इस पोजीशन से, इस पोजीशन में आएगा, तो देखो इस रॉड की पोटेंशियल नहीं चेंज हो रही और इस पार्टिकल की पोटेंशियल घटी है, तो इस पार्टिकल की बढ़ी है ना, तो क्या इस सिस्टम की नेट पोटेंशियल चेंज हुई? नहीं। जब इस सिस्टम की पोटेंशियल में कोई चेंज ही नहीं हुआ, नेट कोई चेंज ही नहीं हुआ, तो फिर एंगुलर वेलोसिटी चेंज होगी? नहीं होगी। अगर पोटेंशियल घटती तो मैं कहता कैंडिडेट बढ़ती, पोटेंशियल अगर इंक्रीज करती तो कहता कैंडिडेट घटती। इसमें तो पोटेंशियल चेंज ही नहीं हुआ, क्योंकि रॉड की तो पोटेंशियल चेंज होगी नहीं। इस ऊपर वाले पार्टिकल की जितनी घटेगी पोटेंशियल एनर्जी, नीचे वाले पार्टिकल की उतनी बढ़ेगी पोटेंशियल एनर्जी, देन चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, नेट चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी of the system is zero. And once there is no change of potential energy, then there is no increase of kinetic energy. If kinetic energy will not change, angular speed will not change at that time. अच्छा, इसमें एक चीज और है, ठीक है, तो इसकी एंगुलर स्पीड कांस्टेंट रहेगी, जितना यहाँ पे वही इस पोजीशन पे आएगी। और पता है अगर सही से देखो ना तो हमेशा इसकी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि ये जितना नीचे आएगा पार्टिकल ये उतना ही ऊपर जाएगा, तो जितनी पोटेंशियल इसकी घटेगी इसकी उतनी बढ़ेगी, नो चेंज। इसका मतलब कि एक बार एक पार्टिकल इधर से स्ट्राइक मारेगा, इधर से स्ट्राइक मारेगा, तो ये कांस्टेंट एंगल से घूमता रहेगा। क्यों? बिकॉज नो चेंज ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इन फर्दर मोशन। ओके, 25 के बाद 26 पे आते हैं। 26 डायग्राम तुम्हें दिख रहा होगा, देखिए, ठीक है, रीड करते हैं। A small block is kept on the platform, execute SHM in horizontal plane. Describe x बराबर a sin omega t. The time period of SHM is capital T. Then coefficient of friction between the block and platform is mu. The condition that block does not slip on the platform at any instant is this one. Find the value of x. Okay, तो चलिए सॉल्व करते हैं। ओके, तो ठीक है, कह रहा है कि एक प्लेटफॉर्म है, इस पे एक ब्लॉक है, और इस प्लेटफॉर्म का जो ऑसिलेशन है वो इस फंक्शन को गवर्न कर रहा है, ऐसे परफॉर्म कर रहा है। टाइम पीरियड कैपिटल टी है। द कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लेटफॉर्म इज म्यू। द कंडीशन दैट अ ब्लॉक डज नॉट स्लीप ऑन द प्लेटफॉर्म एट एनी इंस्टेंट इज दिस वन, राइट द वैल्यू ऑफ एक्स। अगर ये स्लीप ना करे ऊपर का ब्लॉक, जैसे कि इसी के ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दूं, ये ब्लॉक है, समझिए बच्चों सिर्फ खेलते हैं, और ये प्लेटफॉर्म ऐसा ऑसिलेट कर रहा है। अगर धीरे धीरे ऑसिलेट करेगा धीरे धीरे तो ये इस पर स्लिप नहीं करेगा, लेकिन यही तेजी से ऑसिलेट करा दो तो देखो स्लिपिंग शुरू हो गई थी। तो कह रहा है कि इसे कि इसके बीच का फ्रिक्शन कोएफिशिएंट कितना हो, ठीक है, ताकि ये ब्लॉक इस पर स्लिप ना करे। चलो सॉल्व करता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26, एक प्लेटफॉर्म बना दो, एक ब्लॉक रख दो। अच्छा मुझे ये बताओ, इस ब्लॉक को एक्सेलरेशन कौन दे रहा है? यहाँ का फ्रिक्शन दे रहा है। अगर तुम इधर आगे कर प्लेटफॉर्म को लेके जा रहे हो, अगर इस प्लेटफॉर्म को तुम आगे कर लेके जा रहे हो, तो इस ब्लॉक को कौन खींच रहा है? इससे इस पे जो फ्रिक्शन लग रहा है वो खींच रहा है। तो मैं तो इस ब्लॉक को भगा रहा हूँ ना, इसको कौन भगा रहा है? द फ्रिक्शन बिटवीन दिस एंड दिस प्लेटफॉर्म एंड दिस, ठीक है। तो चलो, तो अगर मैं पूछूं कि इस ब्लॉक पे फ्रिक्शन की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो दिस इज m इंटू ए, और ए इस ब्लॉक का एक्सेलरेशन होगा, और ये भी ब्लॉक का एक्सेलरेशन, ये भी ब्लॉक एसएचएम प्रोवाइड कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है। तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर एक्स। ब्लॉक का एक्सेलरेशन होता है ओमेगा स्क्वायर एक्स, एसएचएम है। तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पे? ओमेगा स्क्वायर एक्स, और एक्स है ए साइन ओमेगा टी। तो क्वेश्चन में मेंशन है एक्स की वैल्यू है ए साइन ओमेगा टी, देखिए। ओके, ये फ्रिक्शन की वैल्यू है। अच्छा, इस फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? मैक्सिमम वैल्यू जब साइन ओमेगा टी 1 होगा तो फ्रिक्शन मैक्स जो आएगा एम ओमेगा स्क्वायर ए के बराबर आएगा। इसका मतलब अगर इस ब्लॉक को इस प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म करना है
तो उसको यहां तक का फ्रिक्शन देना पड़ेगा, यहां तक का फ्रिक्शन देना पड़ेगा, क्योंकि ये जो फ्रिक्शन इस ब्लॉक को एस्टेप परफॉर्म करने के लिए होना चाहिए, उसकी वैल्यू इतनी होनी चाहिए। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू है उसको भी तो यहीं का फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा, यहीं का फ्रिक्शन प्रोवाइड करेगा। इसका मतलब कंफर्म है कि जो यहाँ का फ्रिक्शन है जिसकी लिमिटिंग वैल्यू म्यू एम जी होगा, वो हर हाल में इस वैल्यू से क्या आनी चाहिए, ज्यादा होनी चाहिए। भाई अगर यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू एफ फ्रिक्शन लिमिटिंग म्यू एम जी अगर इससे ज्यादा होगा तभी तो जाके वो वैल्यू प्रोवाइड कर पाएगा फ्रिक्शन। अगर यहाँ की लिमिटिंग वैल्यू इससे कम हो जाए तो जब इस फोर्स की जरूरत पड़ेगी तो कहां से आएगी। तो इसका मतलब कि ये जो फ्रिक्शन होना चाहिए लिमिटिंग, वो हर हाल में इसके मैक्सिमम से ज्यादा होना चाहिए। दिस मीन्स म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर ए अपॉन जी। और आंसर किसके टर्म में देना है, कैपिटल टी के टर्म में देना है। तो ओमेगा जब लिख दो 2π/t, तो क्या बनेगा 2π/t, तो 4π² ए अपॉन टी स्क्वायर इंटू जी। तो 4 x की वैल्यू इज व्हाट, x इज 4, आंसर 4 आ जाएगा। ठीक है, ओके। 26 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 27 पे आते हैं। इसमें कह रहा है 2 पार्टिकल P1 P2 आर परफॉर्मिंग SHM along the same line about the same mean position. P1 P2 performing SHM along the same line about the same mean position. दो पार्टिकल है P1 P2, मीन पोजीशन सेम है, सेम लाइन पे पहुंच जाता है। इनिशियली दे आर एट देयर पोजीशन ऑफ पॉजिटिव एक्सट्रीम, दोनों पॉजिटिव एक्सट्रीम पे हैं, दोनों यहीं पे। इफ द टाइम पीरियड ऑफ ईच पार्टिकल इज 12 एंड डिफरेंस ऑफ देयर amplitude is 12 centimeters, find the minimum time after which the separation between the particle becomes 6 centimeters. Okay, ठीक है। if the time period of each इतना, the difference of their amplitude is इतना, and find the minimum time after which the separation between the particle becomes 6 centimeters. Okay, ठीक है, ठीक। ओके, हम लोग ना इसका इक्वेशन लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 27, फर्स्ट पार्टिकल है, उसका एम्पलीट्यूड कितना है। फर्स्ट पार्टिकल का कह रहा है द टाइम पीरियड 12 है सबका, डिफरेंस ऑफ देयर एम्पलीट्यूड इज 12 सेंटीमीटर। ओके, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, जो पहला पार्टिकल है एक्सट्रीम पे है, दूसरा पार्टिकल अपने एक्सट्रीम पे है, यूनिक पोजीशन से दोनों का, तो ये इस एक्सट्रीम पे है, इस एक्सट्रीम पे है। तो फर्स्ट पार्टिकल है, ये सेकेंड पार्टिकल है। फर्स्ट पार्टिकल के लिए एसएचएम का इक्वेशन बनेगा x1 बराबर a1 cos ओमेगा टी, क्योंकि पॉजिटिव एक्सट्रीम पे है। अब दूसरे पार्टिकल क्या बनेगा, a2 cos ओमेगा टी बनेगा। ये इसलिए सेम लिख रहा हूँ क्योंकि फ्रीक्वेंसी दोनों का सेम है, टाइम पीरियड सेम। अब कह रहा है दोनों के बीच की दूरी x1 माइनस x2, दैट इज इसमें से घटा दो, cos ओमेगा टी बन जाएगा। अब कह रहा होता है कितने समय बाद, अच्छा a1 माइनस a2 क्वेश्चन में 12 दिया गया, एम्पलीट्यूड का डिफरेंस 12 दिया गया। कह रहा है कितने टाइम बाद डिफरेंस 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। ओके, कह रहा है कितने समय बाद, फाइंड द मिनिमम टाइम आफ्टर विच द सेपरेशन बिटवीन द पार्टिकल बिकम 6 सेंटीमीटर, दोनों के बीच का सेपरेशन 6 सेंटीमीटर हो जाएगा। कुछ नहीं, यही वैल्यू तो 6 करना है, दोनों के बीच का सेपरेशन 6 कर, तो यहां से cos ओमेगा टी की वैल्यू क्या आएगी 1/2, देन व्हाट इज ओमेगा टी पाई/3, ओमेगा क्या लिखोगे 2π/2, टाइम पीरियड में 12 सेकेंड दिया गया, पाई से पाई कटेगा, टी की वैल्यू क्या आएगी, दैट इज 2 सेकेंड, तो आंसर इज 2 सेकेंड। ठीक है, 27 पर आते हैं, 28 पर आते हैं।
28 में कह रहा है कि अ सॉलिड स्फीयर रोल विदाउट स्लिपिंग एट अ सिलेंडर ट्रफ, द टाइम पीरियड ऑफ स्मॉल ऑसिलेशन इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, इसकी की वैल्यू पता करनी जबकि इस पे ऑसिलेट कर रहा है। ठीक है, देखो जब भी प्योर रोलिंग के अंदर एसएचएम दिखाता है ना, हमेशा उसके सेंटर ऑफ मास का हेल्प लिया जाता है। अगर आप सेंटर ऑफ मास का हेल्प लेते हो, ठीक है, तो क्वेश्चन को बहुत इजीली हैंडल कर लो। सेंटर ऑफ मास का डिस्प्लेसमेंट मीन पोजीशन एक्स मान और उसका एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में लिख दो। एक बार एक्सेलरेशन एक्स के टर्म में आ गया, कंपेयर करा दो ए बराबर माइनस ओमेगा स्क्वायर एक्स से, आपका टाइम पीरियड आ जाएगा। चलो क्वेश्चन 28 अटेंड कर रहा हूँ। आर्टिकल्स यहाँ पे, अब मैंने थीटा का डिस्प्लेसमेंट दिया ऐसे, ये दूरी एक्स मान दिया, एक्स इज वेरी वेरी स्मॉल, एम जी आप ऐसे दिखाओगे, ए बी डी में नॉर्मल एक्स ऐसे दिखाओगे। ओके, और ये आई सी वार की तरफ से, और ये पॉइंट इशटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन तरह से रोल प्ले करेगा। फ्रिक्शन ऊपर कर दिखा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब इसकी एबीडी बनाते वक्त ना थोड़ा सा डायग्राम सही से बनाते हैं। एबीडी इसको ऐसे दिखाएंगे नहीं, और इस तरीके से डायग्राम सही बनाना पड़ेगा। ठीक है, this angle is theta and this displacement is x। mg को आप ऐसे दिखाओगे, नॉर्मल डायरेक्शन इसी से पास करेगा ऐसे, फ्रिक्शन इस तरीके से। ये क्या है क्वेश्चन एक बार फिर कर लें। कह रहा है कि सॉलिड स्फीयर ऑफ रेडियस आर, सॉलिड स्फीयर सिलिंडर ट्रफ का 5 आर रेडियस, देखो इसका 5 आर है, इसका आर है, मतलब ये पूरा रेडियस 5 आर के बराबर है और इसका रेडियस आर के बराबर है। ठीक है, तो अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये एंगल क्या आएगा, थीटा आएगा। अब इस पॉइंट के अबाउट आई टॉर्क इक्वेशन लिख दो, इस पॉइंट के अबाउट, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस एक्सिस ऑफ रोटेशन का रोल प्ले कर रहा है, एन इसी से पास कर रहा है, फ्रिक्शन इसी से पास कर रहा है, तो टॉर्क 0 आएगा। सिर्फ एम जी का टॉर्क आएगा, कितना लिखोगे, एम जी साइन थीटा, इस पॉइंट पर टॉर्क एन का 0, फ्रिक्शन 0 और एम जी का एम जी साइन थीटा इंटू ये दूरी दैट इज स्मॉल आर इक्वल्स टू आई अल्फा। इस पॉइंट पर आई लिखना है, तो सेंटर ऑफ मास के बाद 2/5 हमारे स्क्वायर और फिर एम आर स्क्वायर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, तो ये आएगा 7/5 एम आर स्क्वायर इंटू अल्फा, एम से कट जाएगा, तो यहां से जाएगा जी साइन थीटा 5/7 जी साइन थीटा इक्वल्स टू आर अल्फा। अच्छा कोई पूछे कि इसके सेंटर का एक्सेलरेशन कितना हो, इसका एक्सेलरेशन ए दैट इज आर अल्फा। अगर एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा है, ठीक है, तो नो स्लिपिंग कंडीशन से सेंटर एक्सेलरेशन क्या आएगा, आर अल्फा, तो इसको आप ये लिख सकते हैं। अच्छा ओके, और इस थीटा को बहुत ही स्मॉल माना जाता है, वेरी वेरी स्मॉल, आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा को थीटा दैट इज ए। अच्छा इस थीटा में, इस एक्स में, इस आर में का रिलेशन होगा, क्या लिखोगे, एक्स बराबर आर थीटा। अच्छा एक्स सेंटर ऑफ मास का ये दूरी एक्स किससे आएगा, इस दूरी को इस थीटा से ले जाते हैं। अच्छा ये दूरी कितनी आएगी, दैट इज 4r, क्योंकि 5r है ना, यहाँ से लेके यहाँ तक 5r है, तो ये r है, तो फिर पूछिए ये दूरी कितनी है, ये दूरी तो होगा 4r, तो 4r इंटू थीटा है। आप थीटा यहाँ पे क्या लिख सकते हो, x/4r, क्या यहाँ रखो, तो 5/7 g x/4r बराबर a, तो यहाँ से a की वैल्यू आ गई 5/28 g/r into x। दिस इज द इक्वेशन ऑफ SHM, a बराबर ओमेगा स्क्वायर x। माइनस साइन मत जाओ, माइनस साइन इसलिए आ रहा है कि आप डिस्प्लेसमेंट इधर दिए हो तो एक्सेलरेशन इधर, इसको सिंपलीफाई कर दो तो ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, दिस वन इज रूट ऑफ 5/28 g/r
बस इसके बाद आप क्या करो, इससे कंपेयर करा लो, आंसर दे देगा। ठीक है, ओके। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 29। 29 में कह रहा है कि टू अपोजिट फोर्स F1 F2 एक्ट ऑन द हैवी इलास्टिक प्लैंक ऑफ द मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी इतना, लेंथ इतना, द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द प्लैंक इज इतना, द चेंज इन लेंथ ऑफ द प्लैंक इज इतना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ओके, अच्छा इसका ना दो अप्रोच हम यूज़ करते हैं। एक अप्रोच जो होता है वो इंटीग्रेशन से आता है, और एक अप्रोच होता है एवरेजिंग मेथड ऑफ कांस्टेंट फोर्स। ठीक है, तो एवरेजिंग मेथड ऑफ कांस्टेंट फोर्स में यूज़ कर ले रहा हूँ। ठीक है, वो प्रूफ होके आ जाता है। अदरवाइज आप इसको इंटीग्रेट करते हैं, आप यहाँ पे दिखाना होगा फोर्स कितना है। F1 है 120, F2 80, इधर 120 का फोर्स है, इधर 80 का फोर्स है। और यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11, और लेंथ है 1 मीटर, एरिया है 0.5, चेंज इन लेंथ पूछ रहा है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यंग मॉडुलस बराबर लिखते हैं एवरेज फोर्स अपान एरिया बराबर डेल एल अपान एल, वैल्यू प्लेस करेंगे। यंग मॉडुलस है 2 × 10⁻11। अच्छा, एवरेज फोर्स यहाँ का फोर्स का एडिशन होता है, अपोजिट्स को प्लस मानते हैं इसमें, यहाँ पे अपोजिट को प्लस मानते हैं। अगर दोनों सेम सेंस में होते हैं तो एक में से दूसरे को घटाता है। ठीक है, या मेरा इलास्टिसिटी का वीडियो लेक्चर जाकर देख लीजिएगा प्लेलिस्ट से, आपको ज़्यादा डिटेल समझ में आ जाएगा एवरेजिंग फोर्स में कैसे यूज़ करता हूँ। ठीक है, तो इसको जोड़ो तो 120 + 80 200, और 200 का आधा क्या होता है 100, 100 अपान एरिया ए कितना 0.5, डेल एल इंक्रीजिंग लेंथ अपान एल, एल 1 है, तो यहाँ से वैल्यू आ जाएगी एल की वैल्यू 5 दूनी 10, तो ये इससे हट जाएगा डेल एल, बनेगा 10⁻, ये 2 और इस 11 ना -9, इतना आएगा। और उन्होंने ऑप्शन दे रखा है x × 10⁻⁹, तो व्हाट इज x, x इज 1। ओके, 29 के बाद हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 पे। ओके, हम लोग क्वेश्चन नंबर 30 डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कि a ring of radius r made of the wire of density rho is rotate about stationary vertical axis passing through the center and perpendicular to the plane of the ring as shown in the figure. Determine the angular velocity of the ring at which the ring break. The wire break at tensile stress of sigma. कह रहा है एक रिंग को खूब तेज घुमाओगे तो तुम पाओगे ना कि एक समय ऐसा आएगा जब ये रिंग टूट जाएगी, कि जितना तेज घुमाओगे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस डेवलप होगा वायर में, और जितना ही स्ट्रेस डेवलप होगा उतना ही उसके टूटने की संभावना है। जब वो ब्रेकिंग स्ट्रेस को एक्सीड करेगा तो ब्रेक कर जाएगा। ठीक है, चलिए सॉल्व कर रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 30। रिंग है, ठीक है। सबसे पहले हम लोग स्ट्रेस निकालेंगे, और इसके लिए हम लोग ना छोटा सा स्टीप लेते हैं, ये हर जगह पढ़ाया जाता है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में भी आता है, मैग्नेटिक फील्ड में भी आता है, रोटेशनल मैकेनिक्स में भी आता है, और इलास्टिसिटी में भी आता है, वो तो यहीं पे है। तो एक एंगल लेते हैं थीटा, दैट इज वेरी वेरी स्मॉल। इस छोटे से स्ट्रिप की मैंने वीडियो बनाई है, इस छोटे से स्ट्रिप की। तो टेंशन टी आप अभी दिखाएंगे, ये भी टेंशन टी आप अभी दिखाएंगे, और ये जो एंगल आएगा दैट इज θ/2। सिमिलरली ये भी एंगल क्या आएगा θ/2। अब इस टेंशन का इधर कंपोनेंट करेंगे इस डायरेक्शन में, तो अगर ये पूरा 90 है और ये θ/2 है तो बनेगा 90 - θ/2, दैट इज 90 - θ/2। तो इसका इधर कंपोनेंट क्या आएगा t cos ऑफ 90 - θ/2, और जितना इस टेंशन कंपोनेंट इधर जाएगा इस टेंशन का भी कंपोनेंट इधर उतना ही आएगा, तो ट्वाइस। तो इस स्ट्रिप पे नेट फोर्स टुवर्ड द सेंटर
इज इक्वल टू कर सकते हो एम आर ओमेगा स्क्वायर। एम इस स्ट्रिप का मास दैट इज डी एम आर इंटू ओमेगा का स्क्वायर बट अच्छा यहाँ से आएगा साइन थीटा बाई टू, साइन थीटा बाई टू, बट थीटा बहुत ही स्मॉल होता है, बहुत ही स्मॉल। तुम साइन थीटा को थीटा लिख सकते हो, यहाँ से आएगा 2t, यहाँ का साइन थीटा बाई टू को सिर्फ थीटा बाई टू लिख सकते हो क्योंकि थीटा बहुत ही स्मॉल। अच्छा डीएम इस स्ट्रिप का मास है, तो अगर मैं मास पर यूनिट लेंथ को लैम्डा मानूँ तो ये लेंथ कितना है, अगर ये रेडियस आर और ये थीटा है तो बनेगा आर थीटा। तो लैम्डा इज व्हाट, लैम्डा इज मास पर यूनिट लेंथ इनटू इस स्ट्रिप का लेंथ इनटू आर ओमेगा स्क्वायर। थीटा से थीटा कटेगा, इस 2 से 2 कट जाएगा। अच्छा आर इंटू थीटा है ये, डी थीटा आर इंटू थीटा, क्योंकि थीटा ऑलरेडी स्मॉल है, तो अगर ये रेडियस आर और ये थीटा है तो ये बनेगा आर थीटा। अब इस थीटा से ये थीटा कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से आएगा टी बराबर ई बन गया लैम्डा, ई बन गया आर, एक और आर स्क्वायर इंटू ओमेगा स्क्वायर। अच्छा स्ट्रेस क्या होता है, स्ट्रेस होगा ये जो टेंशन फोर्स आएगा ना, इस रस्सी के क्रॉस सेक्शन एरिया से डिवाइड कर दो, एरिया से, दैट इज स्ट्रेस। उन्होंने क्वेश्चन में सिग्मा के बराबर इस वैल्यू की दे रखी है, सिग्मा। अच्छा डेंसिटी क्या होता है, ये मास पर लेंथ है ना, और डेंसिटी रो होता है मास पर वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम, टोटल मास मालूम m है, अपान इस रस्सी का वॉल्यूम क्या बनेगा, रस्सी का टोटल लेंथ दैट इज 2 पाई आर इंटू क्रॉस सेक्शन एरिया। मास अपान इस रस्सी का वॉल्यूम क्या बनेगा, रस्सी का वॉल्यूम पूरा लेंथ रस्सी का दैट इज 2 पाई आर इंटू एरिया मल्टीप्लाई कर दी। अच्छा ये m इंटू 2 पाई आर ना, यही लैम्डा है बेसिकली, इसमें नहीं से लैम्डा अपान है, तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आएगी, ए इंटू रो, लैम्डा की वैल्यू इधर कर दो, ए इंटू रो उठा के तुम यहाँ रख दो, यहाँ पे तो बनेगा ए इंटू रो आर स्क्वायर मेगा स्क्वायर अपान ए, लैम्डा जो लिखेंगे ए इंटू रो सिग्मा, तो इसे कैंसिल आउट हो जाएगा, ओमेगा की वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट ऑफ, इसको इधर भेज दो सिग्मा अपान रो आर स्क्वायर, वैल्यू प्लेस कर दो आंसर आ जाएगा। ठीक है ओके, क्वेश्चन नंबर 30 के बाद हम क्वेश्चन नंबर 31 पे चलते हैं। The length of elastic string is 5 meter when the longitudinal tension is 4 Newton and 6 meter when the tension is 5. The length of string is 2x, longitudinal tension is 9. Hooke's law is valid, the value of x is. The length of elastic string is 5 meter when longitudinal tension is 4 Newton. कह रहा है कि 4 न्यूटन है तो 5 मीटर लेंथ है, 6 मीटर है जब 5 है तो the length of string is 2x when tension is 9, x क्यों होता है, तो क्या 31 सॉल्व करता हूँ। चलिए 5 मीटर है जब 4 न्यूटन का फोर्स है, 6 मीटर है जब 2x, नहीं कह रहा लेंथ 2x है तो x बताएगा, ये 9 मीटर। ठीक है ओके। अच्छा इस रस्सी का नेचुरल लेंथ मान लो कैपिटल है, नेचुरल लेंथ क्या पता है, तो लगा दो स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, अच्छा एफ बराबर के एक्स लगा दो ना, नहीं के एक्स लगाओगे ना, तो के एक्स अपन के, ओके लगाओ स्ट्रेस अपन स्ट्रेन, तो ये 4 ओके, तो ये इलास्टिक स्प्रिंग है, एफ बराबर के एक्स रोल प्ले करेगा,
तो F4 है बराबर K इंटू इलांगेशन कितना बताओ इसमें होगा। अगर नेचुरल लेंथ L है और ये 5 मीटर है तो इलांगेशन होगा 5 माइनस L। क्वेश्चन नंबर 1 इस पे लगाओ F बराबर X, F क्या है 5, इलांगेशन क्या आएगा, ये 6 मीटर है और नेचुरल लेंथ L है तो 6 माइनस L। अच्छा ये दो इक्वेशन दोनों हैं, इसको सॉल्व करोगे तो L भी आ जाएगा और K भी आ जाएगा। फिर इसमें F कितना है 9 बराबर K इंटू इलांगेशन, टोटल लेंथ 2x है ना, तो 2x में से क्या घटा दो, नेचुरल लेंथ L है घटा दो, बनेगा इलांगेशन ना। बस ऊपर से K और L की वैल्यू आएगा तो K यहाँ रख दो, L यहाँ रख दो, x सॉल्व होकर आ जाएगा, यहाँ से आंसर मिल जाएगा। ओके अब आता है क्वेश्चन नंबर 32 में कह रहा है कि a block of mass m2 kg as shown dimensions, इसका मास है 6 kg, इसका 2 kg, इसमें 2 kg, इसमें 6 kg। कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड प्लैंक इज म्यू, ये फ्रिक्शन कोफिशिएंट म्यू 1/2 है। If the horizontal force F is applied on the plank, the maximum value of F so that block and plank move together, दोनों एक साथ मूव करें, तो इसमें ना टॉपलिंग का भी चांस आ सकता है, स्लाइडिंग का भी, तो दोनों चेक करना पड़ेगा। स्लाइडिंग कर रहे हैं टॉपलिंग, ठीक है अच्छा ठीक। और हम चले जाते हैं किसके फ्रेम में, प्लाइंग के फ्रेम में, तो और इजीली हैंडल कर लेंगे, ठीक है। 32 ओके अच्छा ब्लॉक पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना आएगा, ब्लॉक का मास है 2 kg, इसका मास है 6 kg, अब पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स क्या है F है, तो एक्सेलरेशन क्या आएगा F/8, टोटल मास F/8। सिस्टम बनाओगे ना तो इसके बीच के इंटरनल फोर्स गायब हो जाएगा, तो इस सिस्टम का जो एक्सेलरेशन आएगा, एक्सेलरेशन जो आएगा दैट इज F/8। इसके फ्रेम में जाओगे तो सूडो फोर्स दिखाओगे दैट इज F/8। m इंटू ए का, इसका मास क्या है, ब्लॉक का मास था 2 kg, तो 2 इंटू ए, इस ब्लॉक का मास 2 kg है ना, तो m इंटू स्प्लिट का एक्सेलरेशन उल्टा जाएगा। अच्छा अब इसमें कंडीशन है फर्स्ट स्लाइडिंग होती तो क्या करते हैं, और फिर टॉपलिंग चेक करना पड़ेगा। फर्स्ट स्लाइडिंग, यहाँ का फ्रिक्शन की लिमिटिंग वैल्यू क्या आएगी, म्यू एम जी, एम के जगह पे 2 इंटू जी, अब म्यू 1/2 के बराबर है, तो वैल्यू क्या 1/2 रखोगे तो वैल्यू जी के बराबर आ जाएगी, दैट इज 10। दिस इज द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन। तो इस सरफेस की लिमिट मिल जाएगी म्यू एम जी, तो म्यू एम के जगह पे 2 इंटू जी, और म्यू 1/2 है 10 आ जाएगा। फर्स्ट स्लाइडिंग, अब इस ब्लॉक की एबीडी, अच्छा फर्स्ट स्लाइडिंग के लिए ये जो फोर्स होना चाहिए हर हाल में 10 से ज़्यादा होना चाहिए, मतलब स्लाइडिंग के लिए जो इस एफ की मिनिमम वैल्यू होनी चाहिए वो 2F/8 मस्ट भी इक्वल टू 10 होना चाहिए। इससे एफ की वैल्यू क्या आएगी, F1 मान लो 40 आ जाएगी। अब फर्स्ट टॉपलिंग की बात करेंगे, जब टॉपलिंग की बात करोगे तो जब तुम फोर्स यहाँ लगाओगे तो ये ऐसे घूमेगा ना, ऐसे टॉपल इस पॉइंट पर होना चाहिए, क्योंकि तुम फोर्स ऐसे लगा रहा है इस फ्रेम से, तो टॉपल ऐसे होना चाहिए, तो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे आ जाएगा, ये फोर्स तो यहीं पे है दैट इज F/4, 2 से डिवाइड करें F/4 आएगा, हाँ एम जी यहाँ पे काम करेगा। हाँ इस पॉइंट के बाद क्या करेंगे, टॉर्क को 0 कर देंगे, फ्रिक्शन बीसी से पास करेगा, इस पॉइंट पर टॉर्क 0 करो, तो टॉर्क 0 करोगे तो ये दूरी कितनी है, दिस डिस्टेंस इज h, ये h है तो ये बनेगा h/2, और ये डिस्टेंस कितना बनेगा, वो है h/4, अगर ये h/4 है तो बनेगा h/8।
अब इसको टॉप लिखो तो क्या लिखेंगे, एफ, इसको फोर्स को F2 मानो, तो F2/4 इंटू लाइन ऑफ फोर्स की परपेंडिकुलर इस एक्सिस से कितना है h/2, ये ऐसे घुमाएगा और ये उल्टा घुमाएगा, तो -mg इंटू, और ये दूरी क्या आएगी h/8 है ना, h/8 बराबर 0, तो F2 मिनिमम आएगा, यहाँ से आएगा F2 इंटू एच, और ये 4 इंटू 8 कर देगा, -mgh, इससे F2 की वैल्यू क्या आएगी mg, और m की वैल्यू क्या दिया गया 2 kg, m की वैल्यू 2 kg है ना, तो 2 यहाँ पर रख दो, 2 दैट इज 20, आंसर इज 20। इसका मतलब कि जब तुम इस प्लेटफॉर्म को खींच रहे होगे, इस प्लेटफॉर्म को जब तुम आगे की ओर खींचोगे, जब इसको आगे की ओर खींचोगे प्लेटफॉर्म को, तो ये ब्लॉक पीछे को टॉपल पहले करेगा, स्लाइडिंग नहीं करेगा। और वो कब करेगा टॉपल, जब F बोलो 20, जैसे ही ये वाला F20 अटेंड करेगा, ये ब्लॉक टॉपल करना शुरू हो जाएगा। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ F, आंसर इज 20। 32 के बाद कंप्रेहेंशन अभी हम डिस्कस करते हैं, ओके।